जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर परिवार में। हम एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं संजीव राठौर एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी सपनों की क्लास स्टेनोग्राफर की क्लास में। अगर आपने CHSL का फॉर्म भी फिल किया है तब भी आप इस क्लास को जरूर देखें। अगर फ्यूचर में आप CGL का एग्जाम देने वाले हैं, CPO के बारे में सोच रहे हैं, MTS के बारे में सोच रहे हैं, NDA CDS के बारे में सोच रहे हैं, तब भी आप इस क्लास को देख सकते हो, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट आपके इन सभी एग्जाम्स में काम आएंगे और आप पक्का कुछ ना कुछ जरूर सीखेंगे। आज की क्लास इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि प्रैक्टिस सेशन की जो मैंने बात की थी, एरर डिटेक्शन के कुछ क्वेश्चन कराए, गिफ्ट भी आपको दे दिया। आज जरूरत है कि कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन की, और कल से वापस हम लोग फिर से टॉपिक पे एंट्री करेंगे। कल हम लोग डिस्कस करेंगे अपने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि नरेशन और वॉइस लेके चलते हैं, वॉइस और नरेशन लेके चलते हैं, क्योंकि क्लोज टेस्ट कॉम्प्रिहेंशन बहुत हमने आपको कराए थे एक बार, उसका इंप्रूवमेंट भी मिला था और वो एग्जाम से थोड़ा पहले फिर करा देंगे। तो अभी अपने पास लगभग 1 महीना है, 1 महीने में सारे चैप्टर को डिटेल में फिर से पढ़ना है और उनके ढेर सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सैटरडे संडे में प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए एक 4-5 घंटे का सेशन लेके आऊं, जिसमें आप बता दीजिएगा आपको क्वेश्चन चाहिए या कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन चाहिए। एक चैप्टर उठाएंगे, पूरा निपटा देंगे। तो संडे आपके लिए स्पेशल क्लास रखने की मैं प्लानिंग कर रहा हूं। अभी स्टार्ट करते हैं अपने एक मोटिवेशन से। देखो, कुछ लोगों में मेरे ध्यान से अगर मैं देखूं तो कुछ लोगों में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो जुनून चाहिए, जो लगन चाहिए, जो मेहनत चाहिए, जो डेडिकेशन चाहिए, उसमें कमी नज़र आ रही है। तो वो कमी अगर नज़र आ रही है तो प्लीज़ उस कमी को दूर कर लो। ये दुखदाई रहेगी आपके लिए भी और ये दुखदाई रहेगी मेरे लिए भी। तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ज्ञान है आपके अंदर, लेकिन अपने लक्ष्य को पाने के लिए जो लगन, जो डेडिकेशन, जो डिटर्मिनेशन चाहिए, ज़रा उस पर काम करें आप। तो आज वर्ड ऑफ द डे आपके सामने है, और वर्ड ऑफ द डे की हम बात करें तो ये आपका है लेथल। कौन सा वर्ड है? लेथल। अगर हम बात करें लेथल की, तो लेथल के पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ जाएं तो इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडजेक्टिव। आप में से ज़्यादातर लोग जानते भी हैं कि जब भी किसी वर्ड के लास्ट में AL आ जाता है, क्या आता है? AL, तो उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पर अगर हम लेथल की बात करें तो लेथल का हिंदी मीनिंग होता है घातक। शनि देओल की बात नहीं कर रहा मैं, ठीक है? घातक इसका हिंदी मीनिंग है। और इसका एक कॉमन सा वर्ड आप फैटल भी कर सकते हो, FATAL। फैटल का मतलब भी होता है घातक, बुरी तरह से, जिसमें नुकसान पहुंचे। सिनोनिम की बात करें तो सिनोनिम इसका डेडली और मॉर्टल हो जाता है, डेडली और मॉर्टल। एंटोनिम की बात करें तो हार्मलेस कह सकते हैं, जिससे हमारा नुकसान ना पहुंचे। बेनिफिशियल भी कह सकते हैं अगर सुटेबल वर्ड के तौर पर देखा जाए तो, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि भैया इस पे हमने ठप्पा लगा दिया, यही वर्ड आप यूज करेंगे। एग्जाम्पल की बात करें तो द कर्नाटका इरप्शन वाज द मोस्ट लेथल ऑन रिकॉर्ड। कर्नाटका में जो इरप्शन हुआ था, जो मृदा प्रदूषण या फिर कह दें या फिर किसी चीज़ का कटाव हुआ था, इरप्शन हुआ था, वो मोस्ट लेथल था रिकॉर्ड में अब तक। एक और देखा जाता है, चाइना में भी एक माओवादी संस्था चली थी, उसमें भी बहुत ज़्यादा लेथल सिचुएशन आई थी। वर्ड ऑफ द डे सेकेंड आपके सामने है स्लम्प। और स्लम के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये आपका वर्ब है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है? वर्ब। और जब किसी चीज़ में तेजी से गिरावट आती है, तेजी से हम नीचे की तरफ जाते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं, और मीनिंग होता है गिरावट आना। मीनिंग क्या होता है? गिरावट आना। तो इसका सिनोनिम की अगर हम बात करें, कॉमन से वर्ड की बात करें तो डेक्लाइन कर सकते हैं। कॉमन से वर्ड की तरफ देखें तो क्या कर सकते हैं? डेक्लाइन। और अगर हम इसके सिनोनिम की बात करें तो डिटेरियोरेट और डीजेनरेट भी कर सकते हैं। डिटेरियोरेट का मतलब भी होता है डे बाई डे चीज़ें बेकार होती चली जाए, खराब होती चली जाए, नष्ट होती चली जाए। और डीजेनरेट का भी मतलब होता है जब चीज़ों में गिरावट आनी शुरू हो जाए, उसके लिए इस डीजेनरेट वर्ड का यूज करते हैं। एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम इसका इम्प्रूव हो जाएगा, और इम्प्रूव का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ में सुधार लाने की कोशिश करते हैं, जब किसी चीज़ में हम इम्प्रूवमेंट लाते हैं, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो यूनाइटेड स्लम्प्ड टू अनदर 1-0 डिफीट। तो कई बार क्या होता है कि इस तरह के स्लम्प आते हैं, ऐसी गिरावट आती है जिनकी भरपाई करना, जिनकी क्षतिपूर्ति करना बड़ा मुश्किल होता है। कुछ ऐसी सिचुएशंस बनती हैं देश दुनिया में जिनकी भरपाई करना या क्षतिपूर्ति करना बहुत मुश्किल होता है।
आगे की बात करें, आपके पास एक वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। हालांकि आपके एग्जाम में वन वर्ड सब्सटीट्यूशन नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं ये क्लास CHSL, CGL, CPO, MTS, GD सबके लिए लेकर चल रहा हूँ, NDS, CDS वालों के लिए भी, तो उनके लिए ये जरूरी हो सकते हैं। तो कंप्लीट विद रिगार्ड टू एवरी डिटेल, जब हम किसी चीज को पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कर देते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? थॉरो, लेकिडिस्टिकल, लेक्स या कर्सरी। तो देखो, जब किसी चीज को हम हर एक डिटेल, हर पॉइंट को ध्यान रखते हुए, हर महत्वपूर्ण पॉइंट को ध्यान में रख के जब हम किसी चीज को कंप्लीट करते हैं तो उसको कहते हैं थॉरो। लेकिडिस्टिकल का मतलब होता है जब किसी चीज में कमी आ जाती है, उसके लिए यूज करते हैं। लेक्स की बात करें तो जो आधुनिक चमक धमक होती है ना, उसके लिए यूज करते हैं। कर्सरी कहते हैं सरसरी निगाह से जो काम किया जाता है, तेज तर्रार, तीव्र गति से जिस काम को करते हैं, उसके लिए इस कर्सरी वर्ड का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट, तो पहला क्वेश्चन आपका है सेंटेंस इंप्रूवमेंट से रिलेटेड। जैसा कि आप सब लोग जानते हो, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं और कल से हम आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। मेरी नज़र में पैसिव वॉइस और नरेशन है, तो आप बता दीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना ज़्यादा सुटेबल रहेगा। तो देखो, he added that one of his two offsprings has received a shot of the vaccine and is feeling well. उसने ये चीज क्लियर की कि उसके संतानों में से किसी एक ने, दोनों संतानों ने क्या वैक्सीन को रिसीव कर लिया है, वैक्सीन ग्रहण कर लिए और अब उन्हें आराम है। तो ऑफ स्प्रिंग्स में कोई गलती हो सकती है, जैसा कि आप अंडरलाइन देख पा रहे हो, उस गलती को इंप्रूव करके ऑफ स्प्रिंग्स कर सकते हो। ऑफ स्प्रिंग ये वाला कर सकते हो, ऑफ स्प्रिंग ये वाला कर सकते हो, या फिर आपके अकॉर्डिंग रहेगा नो इंप्रूवमेंट। जानकार इस बात को समझ गए होंगे कि ये क्वेश्चन नाउन से है। किससे है? नाउन से। और इस ऑफ स्प्रिंग की बात करें तो इसका कभी कोई प्लूरल नहीं होता है, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है? संतान। और इस ऑफ स्प्रिंग वर्ड का कोई प्लूरल वर्ड पॉसिबल नहीं है। तो ये जो ऑफ स्प्रिंग आपको दिख रहा है, ये ऐसा ही रहेगा, OFFSPRING, जिसका मतलब क्या होता है? संतान, औलाद। उसके लिए हम इस वर्ड का यूज कर सकते हैं। तो ऑफ स्प्रिंग आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो एक और आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है और इसमें हम अंडरलाइन करेंगे दियाप्स गवर्नमेंट में। एक बार इस क्वेश्चन को कराया था और आपकी ही क्लास में कराया था। उस दिन इस क्वेश्चन को पूरा कराने में, समझाने में मेरे पसीने छूट गए थे, बड़ी दिक्कत आई थी समझाते हुए, क्योंकि कभी कभी आप लोग ऐसे शब्द पूछ लेते हो, ऐसे वर्ड यूज़ कर देते हो क्लास में कि भाई दिक्कत आ जाती है। तो आप एज प्रोटेस्ट ओवर द ब्लास्ट रेज्ड इन लेबनान ऑन मंडे, Diab's government resigned though it will remain as a caretaker administration until a new cabinet is formed। आपको याद होगा लेबनान में एक धमाका हुआ था और उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी। लेबनान में एक घटना हुई थी और लेबनान के उस धमाके की गूंज पूरी दुनिया ने सुनी थी, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे? दियाब्स गवर्नमेंट सही होगा, या हम दियाब्स गवर्नमेंट को प्लूरल कर दें, या गवर्नमेंट दियाब कर दें, या फिर हम दियाब गवर्नमेंट कर दें, क्या सही रहेगा? या आपके अकॉर्डिंग पूरी तरह से ये सही है? देखो, दियाब एक जगह का नाम है और वहाँ की सरकार की हम बात कर रहे हैं, वहाँ की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। हम अगर अपने इंडिया की गवर्नमेंट की बात करें तो आप क्या यूज करोगे? इंडियन गवर्नमेंट क्या यूज करें? या तो हम इंडियन गवर्नमेंट यूज करें या फिर हम इंडियाज गवर्नमेंट कर सकते हैं। ये दो ही ऑप्शन तो आपके पास रहेंगे, या तो आप इंडियन गवर्नमेंट करें या फिर आप इंडियाज गवर्नमेंट करें, जिसको हम कह सकते हैं भारत की सरकार। दोनों का हिंदी मीनिंग क्या होगा? भारत की सरकार, या जिसे हम भारत सरकार भी कह सकते हैं। आप चाहें तो इसे भारत सरकार भी कह सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, इंडियन गवर्नमेंट या इंडियाज गवर्नमेंट, दोनों में से ये एक सही होगा। अब यहां बात करते हैं दियाब की, तो दियाब का कोई एडजेक्टिव है ही नहीं। दियाब गवर्नमेंट कर लो या दियाब्स गवर्नमेंट करोगे, मेरे हिसाब से तो अगर आप दियाब गवर्नमेंट करते हो तब भी गलत तरीके से यूज होगा, क्योंकि इंडिया में अपोस्ट्रोफी लगाया था, या फिर हम उसका एडजेक्टिव बना देते। तो मेरे अकॉर्डिंग ये सेंटेंस आपका नो इंप्रूवमेंट है, क्योंकि अगर दियाब का एडजेक्टिव पता होता, जैसे पटना का पटनेट, बंगाल का बंगाली, मद्रास का मद्रासी, चाइना का चाइनीज, ठीक है, या फिर जापान का जापानीज, या फिर हम बात करें किसी और देश की, तो यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक है। दियाब की गवर्नमेंट की चर्चा की गई है, दियाब की गवर्नमेंट की बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इन फरवरी 2015, फरवरी 2015 में नदीम जीवन जज फ्रॉम द समरी अफेयर्स कोर्ट विच डील्स विद urgent issues appointed an expert to inspect the cargo according to the security report। अच्छा क्वेश्चन है, आर्टिकल से रिलेटेड क्वेश्चन है। मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी को इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने की ज़रूरत पड़ेगी, तो थोड़ा सा फोकस करना है इस क्वेश्चन पे। बहुत ज़्यादा परेशान मत होना, लेकिन इस क्वेश्चन को फोकस करके जवाब देने की कोशिश करना। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ये। देखो, इन फरवरी 2015 नादिम जुवान जज फ्रॉम द समरी अफेयर्स कोर्ट विच डील्स विद अर्जेंट इशूज अपॉइंटेड एन एक्सपर्ट टू इंस्पेक्ट द कार्गो अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी रिपोर्ट। कार्गो कहते हैं जो जहाज पर, पानी के जहाज पर कच्चा माल आता है, ठीक है, कच्चा सामान आता है, उसके लिए इस वर्ड का यूज करते हैं। तो देखो, सीधी सी एक बात है जो आप याद रख सकते हो और ये आपको याद रखनी पड़ेगी कि जब कच्चे माल की बात करें या फिर जज जो रखा गया, जज किस लिए रखा गया? किसी चीज़ का इंस्पेक्शन करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए। इस जज को देखो पूरी तरह से डेफिनेट किया गया है। जज के बारे में एक एक बात बता दी गई है कि उस जज को क्यों रखा गया, किस काम के लिए रखा गया, किस काम को वो जज करेगा, सारी बातें उसके लिए कह दी गई हैं। तो जब सारी बातें कह दी गई तो जज वो कैसा हो जाएगा? डेफिनेट हो जाएगा। सारी बातें अगर उस जज के लिए कह दी गई हैं तो वो जज कैसा होगा? डेफिनेट होगा, और डेफिनेट होगा तो उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करने वाले हैं। गेटिंग माई पॉइंट? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑफिशियल ब्लेम्ड फॉर अथॉरिटीज फॉर नॉट सुपरवाइजिंग द रिपेयर क्रू एंड फॉर सॉर्टिंग फायर वर्क। इसी में कोई गलती हो सकती है। Alongside a waste deposit of high explosives, जो लेबनान वाली घटना है ना, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है कि लेबनान में जो वो इकट्ठे कर दिए गए थे फायर वर्क्स, मतलब विस्फोटक सामग्री, विस्फोटक पदार्थ जो इकट्ठे कर दिए गए थे उनकी बात की गई। तो क्या हम फायर वर्क करेंगे, फायर्स वर्क करेंगे या फायर वर्क्स करेंगे? क्या यूज करेंगे? और जो विस्फोटक सामग्री है उसके लिए यूज करते हैं फायर वर्क। कौन सा वर्ड यूज करते हैं? फायर वर्क का यूज करते हैं। तो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा वो क्या हो जाएगा? फायर वर्क आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ही ऑलवेज गेट पनिशमेंट फॉर प्लेइंग शॉर्ट्स विद हिज क्लासमेट्स। शॉर्ट्स का मतलब होता है तलवार, कि एक इंसान है उसे हमेशा पनिशमेंट मिलता है, किस वजह से? कि वो अपने क्लासमेट्स के साथ तलवारबाजी करता रहता है। मतलब तलवार, आपने देखा होगा कि तलवार, पुराने जो पीरियोडिक मूवीज़ आती हैं उनमें देखा होगा तलवार से लोग गेम खेला करते थे, लड़ाया करते थे तलवार को। तो क्लैशिंग स्वर्ड्स, ड्राइंग स्वर्ड्स, क्रॉसिंग स्वर्ड्स और नो करेक्शन। देखो, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, तलवार हमेशा एक दूसरे से टकराने की बात की जाती है। मतलब वो इधर मार रहा, वो इधर मार रहा, ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, तो इसको क्या कह सकते हैं? क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स कह सकते हैं, तलवारबाजी जिसे कहते हैं। तो क्रॉसिंग स्वॉर्ड्स इसका सही जवाब होता है। हर चीज़ खेली नहीं जाती है। हम आपसे कहें कि कंप्यूटर को चलाओ, तो कंप्यूटर चलाने के लिए क्या आप राइड यूज़ करेंगे? कंप्यूटर चलाने के लिए क्या आप मूव यूज करेंगे? कंप्यूटर चलाने के लिए क्या आप वॉक यूज करेंगे? इनमें से किसी वर्ड का यूज नहीं करेंगे। कंप्यूटर चलाने के लिए आप ऑपरेट वर्ड का यूज करेंगे, साइकिल चलाने के लिए राइड वर्ड का यूज करेंगे, रिक्शा चलाने के लिए आप पुल वर्ड का यूज करेंगे। पुल मतलब खींचना, रिक्शा खींचा जाता है। या फिर हम बात करें जो लॉरी होती है, जो बोझा वाली गाड़ी होती है, उसको भी पुल किया जाता है, खींचा जाता है। इसी तरह से अगर हम तलवार की बात करें तो तलवार को भी क्रॉस किया जाता है, एक दूसरे से भिड़ाया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, लीडर सेड दैट ही इज कमिटेड टू गिव अ जॉब टू ऑल द अनएम्प्लॉयड। तो जो लीडर है, जो नेता है, वो कमिटेड था किस लिए? कि जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको वो नौकरी देगा। जितने भी बेरोजगार लोग हैं उनको वो क्या देगा? नौकरी देने का प्रयास करेगा। ऐसा अभी चुनाव में हुआ था, एक राज्य के चुनाव में नौकरी देने की बात की गई थी, लेकिन लोगों को नौकरी की ज़रूरत नहीं थी। शायद वो ज़मीनी हकीकत जानते थे कि नौकरियां बनाना इतना आसान नहीं होता है। तो देखो, टू द अनएम्प्लॉयड, टू ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड, एनी ऑफ द अनएम्प्लॉयड या एवरी अनएम्प्लॉयड। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ऑल द अनएम्प्लॉयड अगर करेंगे तो ऑल के साथ तो प्लूरल नाउन आना चाहिए।
अनएम्प्लॉयड तो एक ग्रुप की बात करेगा, द अनएम्प्लॉयड कर दिया तो इसका मतलब हो गया बेरोजगार लोग। द अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है? बेरोजगार लोग। न कभी जरूरत पड़े तो अनएम्प्लॉयड के साथ एस लगा दो और द अनएम्प्लॉयड्स कर डालो आप, फिर वो गलत हो जाएगा, क्योंकि अनएम्प्लॉयड आपका एडजेक्टिव है और कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जिनमें हम द लगा दें तो वो प्लूरल नाउन के तौर पर यूज होते हैं, जैसे द पुअर प्लूरल नाउन, द रिच प्लूरल नाउन, द ब्लाइंड प्लूरल नाउन, द सिक प्लूरल नाउन। इसी तरह से द एम्प्लॉयड भी प्लूरल नाउन के तौर पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब देखो, लीडर सेड दैट ही इज कमिटेड टू गिव अ जॉब टू द अनएम्प्लॉयड, टू ऑल द अनएम्प्लॉयड, क्योंकि ये प्लूरल की बात तो कर ही रहा है, और लगाने की तो जरूरत नहीं है। टू ईच ऑफ द अनएम्प्लॉयड, मतलब ऐसा नहीं है कि सबको बांट दिया भाई, जरूरत के हिसाब से। ईच यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर यूज हो रहा है, बंटवारा करने की बात कर रहा है कि जिसको भी जॉब की जरूरत है, जो भी अनएम्प्लॉयड पर्सन है, उनको हम जॉब दे सकते हैं। अब सवाल आता है कि एवरी क्यों नहीं कर सकते हो? ये दो के लिए यूज होता है, एनी दो से ज्यादा के लिए यूज होता है। जब एक संक्षिप्त काउंटिंग की बात कर दे, गिनती की बात कर दे, 3 को दे देंगे, 10 को दे देंगे, 50 को दे देंगे। ईच का मतलब है कि हर उस इंसान की बात करें जो उस नेताजी के संपर्क में आएगा, या नेताजी को पता चलेगा कि इन भाई साहब को, इन बहन जी को जॉब की जरूरत है, तो वो उनको जॉब देने का प्रयास करेगा। तो ईच यहां पर सुटेबल रहेगा। अगला क्वेश्चन, ही वॉन बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी। स्वीपिंग मेजोरिटी का मतलब होता है कि कहते हैं ना, हवा चली थी और सब उस हवा में चल गए, ठीक है। तो द स्वीपिंग मेजोरिटी, अ स्वीपिंग मेजोरिटी, विद स्वीपिंग मेजोरिटी, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, ऑप्शन इनके बड़े कंफ्यूजिंग हैं। इन क्वेश्चंस को देखकर आपको लगेगा कि दिमाग के सारे पुर्जे आपके हिल गए और प्रैक्टिस आपकी बड़ी अच्छे लेवल की हो गई। तो देखो, ही वॉन बाय द स्वीपिंग मेजोरिटी, ये जो मेजोरिटी है इसके साथ हम ए का यूज करते हैं, और मेजोरिटी का मतलब होता है बहुमत। स्वीपिंग मेजोरिटी का मतलब होता है कि पूरी तरह के सारे वोट उसे ही मिल गए, तो हम क्या यूज करेंगे? आ स्वीपिंग मेजोरिटी। अब मेजोरिटी ऑफ आपका एक फिक्स वर्ड है, आ मेजोरिटी ऑफ समथिंग, ठीक है। तो आ स्वीपिंग मेजोरिटी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, दिस फॉर्म विल गिव यू इंफॉर्मेशन अबाउट दैट यू नीड। दिस फॉर्म, ये फॉर्म आपको इंफॉर्मेशन देगा जिस तरह की इंफॉर्मेशन की आपको जरूरत है। तो देखो, यू द इंफॉर्मेशन, यू एन इंफॉर्मेशन, या फिर इंफॉर्मेशन ही रहेगा, या फिर नो करेक्शन रिक्वायर्ड। ये थोड़ा ऑप्शन से कंफ्यूज कर सकता है आपको, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोग अगर ध्यान देंगे तो कंफ्यूजन नहीं होगी। दिस फॉर्म विल गिव यू इंफॉर्मेशन दैट यू नीडेड। देखो, दैट आया हुआ है, और दैट आपका कैसा है? रिलेटिव प्रोनाउन है। आप सब लोग जानते हो कि रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है वो डेफिनिट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन यूज करते हैं वो कैसा होता है? डेफिनिट होता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो डेफिनिट होना चाहिए, और जब डेफिनिट होगा तो उसके साथ हम कौन सा आर्टिकल यूज करेंगे? द। तो यू द इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्म विल गिव यू, ये इतना पार्ट हो गया। द इंफॉर्मेशन दैट यू नीडेड। पढ़ोगे तो थोड़ा सा ऑड लगेगा, थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन अगर इसके कॉन्सेप्ट पे जाओगे कि दैट आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, और रिलेटिव प्रोनाउन से पहले जो नाउन आता है उसके साथ हम डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं, और जब द का यूज करेंगे तो ये द वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 in bush। कहते हैं ना कि एक पंथ दो काज, तो ये आपकी एक कहावत है, प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब में कभी हम कोई चेंजेस नहीं करते हैं, उनमें ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट भी काम नहीं आते हैं, और ग्रामर की किसी तरह के कोई कॉन्सेप्ट उसमें यूज नहीं होते हैं। तो टू एट द बुश होता है, टू ऑन बुश होता है, टू एट अ बुश होता है, या टू इन द बुश होता है। तो सही जवाब है अ वर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 in द बुश होता है। क्या होता है? 2 in द बुश। तो एक पंथ दो काज, या पांचों उंगली घी में होना, ऐसा एक हिंदी में मुहावरा यूज होता है, जिसका ये इंग्लिश वर्जन है।
आप देख रहे हैं स्टेनोग्राफर की क्लास जो 2019 और 2020 दोनों के एग्जाम के लिए है। इसके अलावा CHSL की क्लास जो शाम को होती है उसे भी आप देख सकते हो, और दोनों क्लास अगर देखेंगे तो इसका फ़ायदा यकीनन आपको बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि ठीक है जब चाहो तब मिल ही जाएगा फ़ायदा, हमें बहुत ज़्यादा एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते रहो, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते रहो और तरक्की करते रहो। अगला क्वेश्चन है, द केमिस्ट हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ मेडिसिन्स, कि जो केमिस्ट है उसके पास मुश्किल से इनमें से कोई भी मेडिसिन नहीं थी। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, हैड नॉट हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड ऑफ मेडिसिन्स, इसमें कोई गलती हो सकती है। ऑप्शन आपके पास है हैड हार्डली एनी ऑफ दोज मेडिसिन्स, दोज काइंड्स, हैड हार्डली नॉट एनी ऑफ दोज काइंड्स, आगे है हैड स्केर्सली एनी ऑफ दोज काइंड, या फिर आपके पास है नो करेक्शन रिक्वायर्ड। एक बात जो हर बच्चा जानता है कि हार्डली भी नेगेटिव वर्ड है और नॉट भी नेगेटिव वर्ड है, तो दो नेगेटिव वर्ड उसके साथ हम यूज़ नहीं करेंगे। तो हार्डली के साथ नॉट तो आएगा नहीं, इसे भी हटाओ, ठीक है। एनी का यूज़ हम नेगेटिव सेंस में करते हैं, इन्होंने स्केर्सली लगा दिया, मीनिंग ही चेंज कर दिया, ये भी नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, हैड हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड्स। स्केर्सली अगर आप लगाओगे तो स्केर्सली का मतलब भी होता है बड़ी मुश्किल से, लेकिन इसका यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सेंटेंस में भी हार्डली था और उसी हार्डली के साथ हम कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सही जवाब हैड हार्डली एनी ऑफ दोज काइंड्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है, द इजीएस्ट ऑफ द थिंग टू डू इज टू आस्क द एड्रेस फ्रॉम द पोस्टमैन। सही बात है भाई, पोस्टमैन को सबके एड्रेस पता होते हैं, रट्टा मार के बैठा होता है सबके एड्रेस, और अगर किसी का एड्रेस पूछना हो तो आप पोस्टमैन से पूछ सकते हो। ये सबसे ईजीएस्ट थिंग होती है, अगर पोस्टमैन से आप पूछते हो पता तो ये ईजीएस्ट थिंग होती है। तो ऑफ द थिंग टू डू इज, तो ऑफ द थिंग्स टू डू या अमंग द थिंग्स, काउंटिंग की बात नहीं है। ऑफ द थिंग्स टू बी डन पैसिव है नहीं, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही। द इजीएस्ट, इतने सारे आसान काम होते हैं, उनमें से एक आसान काम कौन सा है, ऑफ द थिंग्स टू डू इज टू आस्क द इजीएस्ट ऑफ द। यहां पर अगर हम वन ऑफ द कर देते ना कि वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग, तो आप तुरंत कर लेते वन ऑफ द इजीएस्ट थिंग्स, क्योंकि आप लोग जानते हो कि वन ऑफ द के साथ हम कैसा नाउन यूज करते हैं, प्लूरल नाउन। यहाँ पर भी काम तो बहुत सारे आसान है, लेकिन उन सभी कामों में से जो सबसे आसान काम है वो पोस्टमैन से पता पूछना है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना, इजीएस्ट ऑफ द थिंग्स का मतलब है वन ऑफ द थिंग्स, और वन ऑफ के साथ आप प्लूरल नाउन का यूज करते हो, तो इस कंडीशन में यहाँ पर भी हम प्लूरल नाउन का यूज करेंगे। अमंग अगर करते हैं तो ये कुछ सर्टेन काउंटिंग की बात करता है कि 10 में से ये काम सबसे आसान है, 15 में से ये काम सबसे आसान है, उसकी बात करते हैं, तो उसका कोई सेंस है नहीं। ऑफ द थिंग यहाँ पर सिंगुलर रख दिया तो इसको एलिमिनेट कर दिया, सही जवाब ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, आई गेव माई नीस अ चिल्ड्रंस वेरी कलरफुली इलुस्ट्रेटिव इंसाइक्लोपीडिया। तो नीस का मतलब भांजी है, और भांजी को बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छा एक इंसाइक्लोपीडिया दी, मतलब जिसमें वो अपनी पुरानी जानकारी या इतिहास से रिलेटेड जो घटनाएं हैं उनकी जानकारी वो उसमें ले सकती है। अ वेरी कलरफुली इलुस्ट्रेटिव चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया, या फिर चाइल्ड्स वेरी कलरफुली इलुस्ट्रेटिव इंसाइक्लोपीडिया, एन इलुस्ट्रेटेड चाइल्ड्स वेरी कलरफुल इंसाइक्लोपीडिया, या नो एरर, नो इम्प्रूवमेंट। मेरे हिसाब से कलरफुली आपका एक एडवर्ब है और इलुस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, चिल्ड्रंस आपका नाउन हो गया, तो सीक्वेंस ये होना चाहिए। कलरफुली को हम बाद में तो रख नहीं सकते, सीक्वेंस क्या होता है अपना यूनिवर्सल सीक्वेंस, कि एडवर्ब आया फिर एडजेक्टिव आएगा फिर नाउन आएगा, यही तो हमारा यूनिवर्सल सीक्वेंस है, एडवर्ब एडजेक्टिव और उसके बाद हम नाउन का यूज करते। तो मेरे हिसाब से अ वेरी कलरफुली इलुस्ट्रेटिव चिल्ड्रंस इंसाइक्लोपीडिया होना चाहिए। यहां पर वेरी कलरफुली चाइल्ड्स कर दिया, चाइल्ड अगर कर देंगे, चिल्ड्रन का मतलब क्या है, ये जो ए आया हुआ है ये किसके लिए, इंसाइक्लोपीडिया के लिए आया है, ना कि बच्चों के लिए। आपको कि चिल्ड्रन के लिए ए कब से आ गया वो तो गलत हो जाएगा, फिर उठा के काम गलतियां करने लगो। इंसाइक्लोपीडिया के लिए चिल्ड्रंस मतलब बच्चों की, ठीक है। तो सही जवाब मेरे हिसाब से
ए करोगे कि बी करोगे? अ चाइल्ड्स वेरी कलरफुली इलस्ट्रेटिव इंसाइक्लोपीडिया, एंड मेरे हिसाब से ए नहीं होगा बच्चा, बी करो, क्योंकि चिल्ड्रंस के साथ ए अगर लगाओगे, भले ही वो इंसाइक्लोपीडिया के साथ आया हुआ है, लेकिन फिर हमें दो दो नाउन नजर आएंगे। तो मेरे हिसाब से अ चाइल्ड्स वेरी कलरफुली इलस्ट्रेटिव इंसाइक्लोपीडिया, बी आपका सुटेबल जवाब होना चाहिए। थोड़ा देख लो, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अगर मैं आपके कमेंट्स को देख सकता, पढ़ सकता, तो इसमें आपके कमेंट जरूर देखता। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपको लगे कि टफ है या आपको लग रहा है कि ये नहीं आ रहा है, तो हमें कमेंट करके बताना, हम कल की लाइव क्लास में आपको ये डिस्कस कर लेंगे। और सबसे अच्छी चीज़ यही रहती है कि अगर आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है, कोई चीज़ परेशान कर रही है, तो उसको आप ऑफलाइन मोड पे कमेंट करें और ऑफलाइन मोड पे कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। द चीता कैन रन फास्टर देन द गैज़ल, इट इज द स्पीडिएस्ट ऑफ द टू। ऑफ द टू आया हुआ है, और ऑफ द टू की बात करें तो ऑफ द टू के साथ हम क्या करते हैं? कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। यहाँ बात की गई है कि जो चीता है वो गैज़ल, गैज़ल जानते हो, तेंदुआ जैसा एक पशु होता है, तेंदुआ जैसा ही होता है, उसी प्रजाति का होता है, उसके लिए यूज करते हैं। तो कहा गया है कि चीता उससे तेज भाग सकता है, और दो के बीच में हम कंपैरिजन करते हैं। जब कंपैरिजन करते हैं और ऑफ द टू, जब भी आपका ऑफ द टू आता है तो हम कंपैरिजन करते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं तो इसके साथ द भी लगा लेते हैं, द प्लस सी डी। द प्लस सी डी का मतलब है द के साथ हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा? द चीता कैन रन फास्टर देन द गैज़ल, इट इज द स्पीडिएस्ट ऑफ द टू की जगह क्या कर लेंगे? इट इज द स्पीडियर ऑफ द टू। तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहले भी बताया कि जब भी ऑफ द टू की कंडीशन आती है तो ऑफ द टू के साथ हम कॉम्परेटिव डिग्री का यूज करते हैं, और उस कंडीशन में कॉम्परेटिव डिग्री के साथ हम द का यूज करते हैं। इस कंडीशन में सी आपका ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हैड आई रियलाइज्ड हाउ क्लोज आई वाज टू द एज ऑफ द वैली, आई वुड नॉट हैव कैरीड द बैग्स देयर। तो उसने देखा कि वो घाटी के कितने करीब था। अगर आप कभी हिल स्टेशन पे गए हो तो इस तरह की कंडीशंस जन्म ले लेती हैं कि कितना करीब था, वो अपना बैग भी नहीं ले गया था, क्योंकि बैग वैग ले जाने से वहाँ पे बैलेंस बिगड़ने के चांसेस रहते हैं। तो देखो, हैड आई रियलाइज्ड, हैड आई रियलाइज्ड या हैड रियलाइज्ड आई हाउ क्लोज आई वाज टू द एज ऑफ द वैली, आई वुड नॉट हैव कैरीड द बैग्स देयर। ये क्वेश्चन सिर्फ इसलिए रखा गया है कि जब भी आपके पास हेड पहले आ जाए तो ये किसकी बात करता है? इमेजिनरी की बात करता है, इमेजिनरी सेंटेंस की बात करता है। यहां पर आप ये भी कर सकते थे, इफ आई वर रियलाइज हाउ क्लोज आई वाज टू एज ऑफ द वैली, ये भी कर सकते थे। तो ये सेंटेंस इमेजिनरी सेंटेंस है, इसका कंस्ट्रक्शन, इसका ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन पूरी तरह से ठीक है। तो सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। क्या होगा? नो करेक्शन रिक्वायर्ड। मेरी बात को फिर से सुनो। इमेजिनरी सेंटेंस में हम इफ आई वर या फिर हैड आई बीन दोनों का यूज कर सकते हैं। कई बार देखा गया कि हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर भी हम इमेजिनरी सेंटेंस को बना सकते हैं, और ये इमेजिनरी सेंटेंस का थोड़ा सा लेस पॉपुलर कॉन्सेप्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है, इफ आई वर, इफ सी वर, इफ ही वर, वो वाला। तो ये वाला थोड़ा सा लेस पॉपुलर है। अगला क्वेश्चन, There is a shortage of well-qualified teachers of most subjects, especially of English and Economics. मन की बात कह दी कि जो क्वालिफाइड टीचर्स हैं उनकी बहुत कमी है, स्पेशली किसके? इंग्लिश और इकोनॉमिक्स के क्वालिफाइड टीचर्स की बहुत कमी है। तो स्पेशली ऑफ, स्पेशली इन, स्पेशल ऑफ, या फिर नो इम्प्रूवमेंट। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये जो स्पेशली वर्ड है ना, इसका एडवर्ब ये होता है, एडवर्ब ये होता है, और ये स्पेशली गलत तरीके से यूज हुआ है। तो सही जवाब ये स्पेशली। एक बार और मैंने कराया था, मुझे याद है, कोई अंकित गौतम नाम के स्टूडेंट आया करते थे। थोड़ा सा उनको समझाने में मुझे परेशानी महसूस हुई थी, थोड़ा सा समझाने में मैं उलझ गया था। उलझ क्या गया कि जब बच्चा कहता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा, तो टीचर करे क्या? अब ऐसा तो है नहीं कि भैया ऑफलाइन क्लास चल रही है, बैठ के गोद में बिठा के आपको समझा दिया। ऑनलाइन में हमारे और आपके विचारों का आदान प्रदान, हमारे और आपके विचारों का मिलन बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थैंक यू है। अगला क्वेश्चन क्या है? थैंक यू। तो थोड़ा छोटा सेशन रहा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि काफ़ी फ्रूटफुल सेशन रहा। कल से
अपना नरेशन स्टार्ट करेंगे। हमें कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कल आप कौन सा टॉपिक पढ़ना पसंद करोगे। हमारा जो कल का टॉपिक होगा वो आपके कमेंट्स के आधार पर होगा। मैं नरेशन या वॉइस में से किसी एक को चूज़ करूंगा। इसके अलावा जिस टॉपिक की मेजॉरिटी सबसे ज़्यादा होगी उसे स्टार्ट करेंगे। लाइव क्लास होगी और हम लोग अपने कमेंट्स को भी एक दूसरे को जानने, समझने, पहचानने की कोशिश करेंगे। जब हम पुराने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ आपका जवाब यस सर, नो सर, ABCD यही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप कुछ और जवाब देने की कोशिश करते हो तो इसमें आप अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की कोशिश करते हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, आपके लिए सेशन फ्रूटफुल रहा होगा और उम्मीद है आपने अच्छे से इसको सीखा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर कर सकते हो आप सोशल मीडिया पे, कमेंट जरूर किया करो। और आज का कमेंट तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप सब लोगों को बताना है कि कल चैप्टर हम लोग कौन सा डिस्कस करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक ख्याल रखो, पढ़ते रहो, मेहनत करो। जय हिंद, वंदे मातरम।